हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7th क्लास की ज्योग्राफी की बुक और आज इसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है इन्वायरमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं इन्वायरमेंट के, यानी इन्वायरमेंट किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उनको ही हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब ये 3 होते हैं, पहला है नेचुरल कंपोनेंट, सेकंड है ह्यूमन मेड कंपोनेंट एंड थर्ड है ह्यूमन। तो नेचुरल कंपोनेंट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? वाटर, एयर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स। यानी इन्वायरमेंट में ये 4 चीज़ें नेचुरली प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी हैं? वाटर, यानी हमारे स्फेयर के उस पार्ट पे जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फेयर, यानी अर्थ के वो पार्ट्स जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। फिर हम देखेंगे एयर, यानी अर्थ के चारों तरफ एक थिन लेयर है एयर की, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। लैंड, जिसको लिथोस्फेयर भी कहते हैं। तो लिथोस्फेयर का मतलब है, हमने 6th क्लास की ज्योग्राफी की बुक में ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अर्थ के 3 पार्ट्स होते हैं, बीच में है कोर, उसके बाहर है मेंटल और आउटर मोस्ट को सरफेस को हम कहते हैं क्रस्ट। तो क्रस्ट और अपर मेंटल दोनों को मिला के लिथोस्फेयर कहते हैं। तो लिथोस्फेयर में रॉक्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सॉइल होती हैं, तो हम इस लैंड को लिथोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। और इसका एक और कंपोनेंट है जो कि है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स एयर, वाटर और लैंड के जो इंटरसेक्शन होता है उसके नैरो जोन में लिविंग थिंग्स होती। देखिए, वाटर, एयर और लैंड, इन तीनों के इंटरसेक्शन पे एक नैरो जोन होता है जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर, जहाँ पर सभी लिविंग थिंग्स रहते हैं। तो ये पार्ट है नेचुरल कंपोनेंट इन्वायरमेंट के। कौन कौन से? वाटर, एयर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स। अब हम देखते हैं ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इन्वायरमेंट के। तो वो सारे कंपोनेंट्स जो कि ह्यूमंस ने बनाए हैं और वो हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है, उसे हम कहेंगे ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स। जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो इंसानों ने खुद बनाई है, ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं थी। जैसे रोड्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इंसानों ने बनाई है, नेचुरली ये प्रेजेंट नहीं थी सारी चीज़ें। तो इनको हम कहेंगे इन्वायरमेंट के वो कंपोनेंट जो कि ह्यूमंस के द्वारा बनाए हुए हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मानव निर्मित। इसके बाद हम तीसरा कंपोनेंट देखेंगे और तीसरा कंपोनेंट इंसान खुद होते हैं, ह्यूमंस होते हैं। तो ह्यूमन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, मतलब कौन कौन आएगा? इंडिविजुअल एक आ सकता है, यानी एक इंसान, उसकी फैमिली आ सकती है, एक पूरी कम्युनिटी आ सकती है। रिलीजन के बेसिस पे भी हम इंसानों को देख सकते हैं, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है। फिर एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस, इनके अकॉर्डिंग ह्यूमन की स्टडी की जा सकती है। तो ये 3 कंपोनेंट हुए इन्वायरमेंट के। पहला है नेचुरल कंपोनेंट, सेकंड है ह्यूमन मेड कंपोनेंट एंड थर्ड है ह्यूमंस। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा कि इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। अब हमें देखना है यहाँ पे कि इन्वायरमेंट के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो इन्वायरमेंट के 2 फैक्टर होते हैं जिसको हम कहते हैं बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर। देखो, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। यानी हमारे आसपास वो सारी चीज़ें जो इंसानों ने बनाई हैं, या इंसान खुद हैं, या आसपास नेचुरल जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, उन सबको मिला के हम इन्वायरमेंट कहते हैं। और इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड phenomenon, while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth। हम करते क्या है कि इन्वायरमेंट को 2 फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बायोटिक फैक्टर और दूसरा है अबायोटिक फैक्टर, यानी वो कंपोनेंट्स, वो चीज़ें जो कि जिनमें हम कह सकते हैं जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जिसमें लाइफ प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे बायोटिक फैक्टर्स, जैसे कि एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं और प्लांट्स हैं। और अबायोटिक फैक्टर्स में वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे जिनमें लाइफ नहीं होती है। जैसे ऊपर हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी, ये वाटर है, एयर है, लैंड है, इनमें लाइफ नहीं है, तो ये हो जाएंगे अबायोटिक फैक्टर।
और अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो ये हो जाएंगे बायोटिक फैक्टर्स, यानी इन्वायरमेंट में जो नेचुरली प्रेजेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, बायोटिक फैक्टर्स में और अबायोटिक फैक्टर्स में। बायोटिक फैक्टर्स में वो सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे जिनमें लाइफ प्रेजेंट है, और अबायोटिक कंपोनेंट्स में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जिनमें लाइफ प्रेजेंट नहीं है। और इसी को इन्होंने यहाँ पे इस पिक्चर में एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पे और यहाँ पे। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसको हम कहेंगे बायोटिक फैक्टर्स, जिसके एग्जाम्पल इन्होंने दे रखे हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। और अबायोटिक फैक्टर्स में द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, एग्जाम्पल लैंड, वाटर, एयर, ये सारे आ जाएंगे अबायोटिक फैक्टर्स में। तो इन्वायरमेंट का डिवीजन हमने कंपोनेंट्स देख लिए और इनके फैक्टर्स देख लिए। तो अब हम देखते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट, जो इसका फर्स्ट टॉपिक है। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट में वो चीज़ें जो नेचुरली प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट या नेचुरल कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे देखो, आप लोग ऑलरेडी 6th क्लास में कुछ टर्म्स हैं जिनको समझ चुके हैं, जैसे कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं लिथोस्फेयर। अभी मैंने ऊपर भी समझाया है, लिथोस्फेयर क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, इन दोनों को मिलाकर हम कहेंगे लिथोस्फेयर। ये किन किन चीज़ों से मिला होता है? तो इसमें रॉक्स होती हैं, इसमें मिनरल्स होती हैं और इसमें सॉइल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो लिथोस्फेयर है उसका अगर हम शेप और साइज़ देखें तो ये एक इर्रेगुलर सरफेस है, कहीं पे हाइट बहुत ज़्यादा है, कहीं पे डेप्थ है। तो अलग अलग हाइट एंड डेप्थ की वजह से यहाँ पे हम देखेंगे लिथोस्फेयर पे माउंटेन्स प्रेजेंट होते हैं, प्लेट्यूज़ होते हैं एंड प्लेन्स होते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो लैंड फॉर्म्स है सिर्फ और सिर्फ लैंड पे नहीं प्रेजेंट होते, मतलब माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये हमने लैंड पे तो देखा ही है, साथ ही साथ ये जो अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं ये ओशन में भी प्रेजेंट होते हैं। यानी ओशन का जो सरफेस है हम वहाँ पे भी देख सकते हैं कि डेप्थ भी होती है, हाइट भी होती है। तो ये अलग अलग, यानी जो लैंड फॉर्म हम देखेंगे कॉन्टिनेंट पे प्रेजेंट है उससे कहीं डाइवर्स लैंड फॉर्म प्रेजेंट होता है ओशन के सरफेस में, ठीक है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सबसे गहरा पॉइंट है मेरियाना गर्त जिसे कहते हैं, मेरियाना ट्रेंच इंग्लिश में कहेंगे, ये आप 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसकी जो डेप्थ है वो हिमालय की हाइट से भी कहीं ज़्यादा है और मेरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट है। तो आप देखेंगे जो हाइट एंड डेप्थ ओशन में प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें उस हाइट और डेप्थ से जो कि कॉन्टिनेंट पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो लिथोस्फेयर के बारे में इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम। Lithosphere is the domain that provides us forests, grasslands, land और ह्यूमन सेटलमेंट। यानी लिथोस्फेयर पे हम मेनली क्या क्या चीज़ें देखते हैं, तो यहाँ पे फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं, ग्रासलैंड्स होती हैं जिन पे एनिमल्स ग्रेजिंग करते हैं, फिर लैंड प्रेजेंट होती है यानी प्लेन्स हम कह सकते हैं जहाँ पे हम एग्रीकल्चर वगैरह क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फिर इस पे हम ह्यूमन सेटलमेंट्स देखेंगे, यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। तो लिथोस्फेयर पे ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और यहीं पे हम देखेंगे मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, यहीं पे हम देखेंगे कि माउंटेन्स वगैरह होते हैं। और मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं हम जानते हैं, प्लेट्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं और प्लेट्यूज़ लिथोस्फेयर का ही पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे लिथोस्फेयर को कैरेक्टराइज करती हैं, यानी लिथोस्फेयर पे अलग अलग लैंड फॉर्म्स होंगे और अलग अलग यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज और अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं लिथोस्फेयर पे। अब हम सेकेंड इसका कंपोनेंट देखते हैं जो कि है हाइड्रोस्फेयर। तो हाइड्रोस्फेयर में वो सारी वाटर बॉडीज़ जो इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं उसको हम इंक्लूड करते हैं। जैसे कौन कौन सी हैं? रिवर्स, लेक्स, सीज़, ओशंस। तो ये सारी वाटर बॉडीज़ जो अर्थ पे प्रेजेंट है यानी जिनमें पानी है उनको हम मिलाकर बोलेंगे हाइड्रोस्फेयर। और ये लाइफ के लिए, सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं बल्कि सभी लाइफ फॉर्म्स के लिए वाटर ज़रूरी पार्ट है।
और अगर यहाँ पे वाटर नहीं होता, एग्जाम्पल मान लो कि अर्थ की फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे वाटर नहीं बनता, तो बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट होती ही नहीं। जो अभी हम इतनी डाइवर्स लाइफ फॉर्म देखते हैं वो बिल्कुल प्रेजेंट होती ही नहीं यहाँ पे। अब हम देखते हैं एटमॉस्फेयर। तो हम जानते हैं कि अगर ये अर्थ है तो अर्थ को सराउंड करने वाली एक थिन लेयर होती है, एयर की थिन लेयर जो कि अर्थ को सराउंड करती है, इसी को कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, और ये अर्थ के बिल्कुल सरफेस के पास ही क्यों होती है? क्योंकि देखो, अर्थ में एक फोर्स होता है जो कि सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। अगर हम यहाँ पे मान लो खड़े और हमारे हाथ से कुछ, मान लो एक बॉल गिर गई, तो सीधा आके ज़मीन से टकरा जाती है। कोई भी चीज़ अगर गिरती है वो तो सीधा ज़मीन की तरफ आती है, ऊपर नहीं जाती है। तो इस ज़मीन की तरफ कुछ ना कुछ तो होगा जो इसको, किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन की तरफ खींचता है। तो उस ऑब्जेक्ट को हम, उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी अर्थ के पास एक ऐसी पावर होती है, एक ऐसा फोर्स होता है जिस फोर्स की वजह से सभी ऑब्जेक्ट्स को वो अपने पास खींच लेती है, और इस फोर्स को ही हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और अर्थ के चारों तरफ जो हम देख रहे हैं कि एक लेयर है एयर की, वो भी इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही अर्थ के सरफेस पे होती है। अगर हम ये मान लें कि अर्थ के सरफेस से ग्रेविटेशनल फोर्स ख़त्म हो गया है तो ये एयर भी उड़कर कहीं और चली जाएगी, और इस तरीके से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हवा के बिना हम भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और उसके बिना, और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों चाहिए होती है, वो नहीं मिलेंगे। दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें भी चाहिए होती है ऑक्सीजन। तो जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और इस यहाँ पे एयर के सर्वाइवल के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब देखो एक और चीज़, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमें बचाता है। देखो, अगर अर्थ यहाँ पे है और सन यहाँ पे है, तो इससे जो रेज़ आती हैं ना, वो कुछ ऐसी रेज़ भी होती हैं जो बहुत यूज़फुल हैं, और कुछ ऐसी रेज़ भी होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। और उस हार्मफुल रेज़ को एटमॉस्फेयर के द्वारा कुछ हद तक रोक लिया जाता है, और इस वजह से वो हार्मफुल रेज़ हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, और हम उससे, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट से बच जाते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ज़्यादा हीट अगर सन से आ रही है तो गर्मी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पर क्योंकि यहाँ पे एयर प्रेजेंट है तो ये एटमॉस्फेयर क्या करती है कि इस हीट को बिल्कुल डायरेक्ट हम तक बहुत तगड़ी हीट आने से रोकती है, और बहुत सारी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कुछ हीट को ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिस वजह से कम अमाउंट में हीट हम तक पहुंच पाती है, और हम जो सन की जो ज़बरदस्त हीट है उससे बच जाते हैं। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं एयर के, यानी कि एटमॉस्फेयर के। अब देखो एयर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो अलग अलग गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एंड वाटर वेपर्स होती हैं। गैसेस में हमने देखा ही था, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड्स हैं। तो बहुत सारी गैसेस मिलकर बनाती हैं एयर। साथ ही साथ इसमें प्रेजेंट होता है डस्ट, यानी डस्ट के पार्टिकल्स, एंड वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स कहाँ से आते हैं? तो वाटर हीट की वजह से जब वो वेपर्स में चेंज हो जाती है तो वो वेपर हवा का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। तो हमारे एयर यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस आएंगे वो रिफ्लेक्ट होंगे वहाँ के वेदर कंडीशंस में और वहाँ की क्लाइमेट कंडीशंस में। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस आएंगे तो वो चेंजेस वेदर को भी चेंज करेंगे और क्लाइमेट को भी वहाँ पे चेंज करते हैं। अब आगे हम देखते हैं बायोस्फीयर। तो हमने देखा था लैंड, फिर है एयर, और फिर है वाटर। इन तीनों के इंटरसेक्शन जोन पे अर्थ के एक छोटे से नैरो रेंज में
लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं, और वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे लैंड भी प्रेजेंट है, यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट है, यहाँ पे एयर भी प्रेजेंट है, और इन सब के प्रेजेंस में यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो पाती है। अलग अलग लाइफ फॉर्म्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। इसको ही हम कहते हैं बायोस्फेयर, यानी एक ऐसा स्फेयर जहाँ पे बायो यानी कि जीव रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको हम कहेंगे बायोस्फेयर। तो अभी हमने लिथोस्फेयर पढ़ लिया, एटमॉस्फेयर पढ़ लिया, हाइड्रोस्फेयर पढ़ लिया और बायोस्फेयर पढ़ लिया। अब हम देखते हैं इकोसिस्टम के बारे में। यहाँ देखिए, इट इज़ अ सिस्टम formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live। जैसे कि देखो, अर्थ पे बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो इनके इंटरेक्शन से, और जब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जब वो यहाँ के नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से, सॉरी नॉन लिविंग फैक्टर्स से, जो फिज़िकल फैक्टर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर है, एयर है, वाटर है, इनसे जब रिएक्ट करते हैं, आपस में इनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो उससे जो बनता है उसे हम कहेंगे इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम कब फॉर्म होता है? अलग अलग लिविंग फैक्टर्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स के इंटरेक्शन से बनने वाले सिस्टम को हम कहेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कई सारे हो सकते हैं, चाहे एक छोटा सा पूल भी हो सकता है और पूरा हमारा अर्थ भी हो सकता है। यानी इकोसिस्टम कोई भी ऐसा पार्ट हो सकता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स साथ में हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे इकोसिस्टम। ये छोटे से छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा यानी अर्थ भी हो सकता है। तो ये है इकोसिस्टम के बारे में। थोड़ा सा हम आगे और देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, एक इकोसिस्टम दिखा रखा है जो कि पॉन्ड का इकोसिस्टम है। ये पॉन्ड में क्या 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 चीज़ें हैं, पहले हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे कुछ एनिमल्स प्रेजेंट हैं, बर्ड्स वगैरह हैं, प्लांट हैं, प्लांट के ऊपर भी कुछ इंसेक्ट्स हो सकते हैं या दूसरी बर्ड्स हो सकती हैं। तो ये पॉन्ड के वो फैक्टर्स हैं जिनको हम कहेंगे बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। अब इसके अबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? तो यहाँ पे वाटर है, आसपास लैंड भी होगी, और फिर एयर तो प्रेजेंट है ही यहाँ पे। तो ये सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉरी अबायोटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो जब किसी भी जगह के लिविंग फैक्टर्स यानी बायोटिक फैक्टर्स वहाँ के नॉन लिविंग फैक्टर्स यानी कि अबायोटिक फैक्टर्स से इंटरेक्ट करते हैं, तो उस पूरे सिस्टम को हम कहेंगे इकोसिस्टम। और यहाँ पे जो इकोसिस्टम है वो पॉन्ड का इकोसिस्टम है। ऐसे ही फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो सकता है, लेक का इकोसिस्टम हो सकता है, रिवर का इकोसिस्टम हो सकता है। तो इकोसिस्टम अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, और वहाँ पे जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स हैं वो अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। हम हैं या एनिमल्स हैं, सभी अपने आसपास की चीज़ों पर निर्भर करते हैं, चाहे वो एयर है, वाटर है। अब जैसे हम देखेंगे गर्मी बहुत बढ़ गई तो हमारी जो हमारे रहने का तरीका है, हमारा खाने पीने का तरीका है, वो डिटरमाइन होता है आसपास के इन्वायरमेंट से। सेम ऐसे अचानक से ठंडी आ गई तो फिर हम अपने आप को चेंज करते हैं। तो यानी हम या दूसरे जो एनिमल्स हैं वो आसपास के सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं काफ़ी हद तक। Often they are also interdependent on each other. This relationship between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem. यानी ecosystem बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के इंटरेक्शन से ही बनता है। There could be an ecosystem of large rain forest, जैसे मैंने बताया फॉरेस्ट हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकती है, डेजर्ट है, माउंटेन है, लेक है, रिवर है, ओशन है, इवन एक छोटा सा पॉन्ड भी इकोसिस्टम बना सकता है, ठीक है। और हमारा एक अर्थ को भी हम कहेंगे, यानी अर्थ जैसे एक बड़ी चीज़ को भी हम इकोसिस्टम कह सकते हैं। अब हम देखेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है ह्यूमन का अगर हम जन्म देखें इस अर्थ पे तो बहुत समय पहले हुआ था। तब से लेकर अभी तक हमने बहुत सारा चेंज किया अपने लाइफस्टाइल में, बहुत ज़्यादा हम ग्रो किए हैं। तब से शुरू में हमें आग जलाना नहीं आता था, हमें फसलें उगाना नहीं आता था, तो हमने धीरे धीरे सीखा कि क्रॉप्स को कैसे ग्रो करें, हम आग कैसे लगाएं,
और फिर हमने धीरे धीरे व्हील्स को बनाया जिससे कि हम ट्रांसपोर्ट चीज़ों को आसानी से कर पाए। फिर हम थोड़ा और डेवलप हुए, हम अपने लिए कपड़े बना पाए, इंडस्ट्रीज़ को लगा पाए, हमने अपने लिए एनर्जी बनाई, और धीरे 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 करते करते जो हमारा एक आदिवासी वाला जीवन था यानी प्राइमिटिव लाइफ फॉर्म थी, उससे हम एक एडवांस्ड लाइफ फॉर्म में आज के विकसित मानव में चेंज हो चुके हैं। तो ये नतीजा है ह्यूमन के डेवलपमेंट का, उनके ग्रोथ का। और ह्यूमन भी इन्वायरमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। जहाँ पे ह्यूमन अच्छे खासे डेवलप होंगे यानी वहाँ पे हम कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट बनता है ह्यूमन से। ये एक इंसान भी हो सकता है, हमने जैसे डायग्राम में देखा था, ये फैमिली, कम्युनिटी या इस तरह से अलग अलग सेक्शंस के थ्रू इन्हें हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ कहानी बता रखी है, जैसे कि मेनली इन्होंने 3-4 स्टेट्स की बात की। अगर हम एक मान ले एग्ज़ाम्पल लेते हैं मिज़ोरम का, एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं मेघालय का या केरला का, ठीक है, मेघालय या केरला, और एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं राजस्थान का। इसको अब हम कंपेयर करना चाहेंगे। देखो, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ड्राई कंडीशन बहुत ज़्यादा है, हॉट कंडीशन है, और यहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत कम होता है, और इस वजह से यहाँ की जो लैंड है वो भी ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। और हमारे इंडिया में एक डेज़र्ट है जिसको हम थार डेज़र्ट या ग्रेट इंडियन डेज़र्ट कहते हैं, तो ये भी प्रेजेंट है राजस्थान में, ठीक है। और यहाँ की कंडीशन हमने देखा गर्म कंडीशन है, हॉट कंडीशन है और ड्राई है, और रेनफॉल बहुत कम होता है। वहीं अगर हम मेघालय या केरल की बात करें तो यहाँ पे रेनफॉल अच्छे खासे अमाउंट में होता है, और वहाँ की कंडीशन राजस्थान से बिल्कुल रिवर्स होती हैं। तो हमारे इंडिया में ही हम देखेंगे अलग अलग जगह का अगर हम वेदर देखें, क्लाइमेट देखें तो बहुत अलग अलग होता है, ठीक है। वेदर और क्लाइमेट क्या होते हैं पहले मैं इसको समझा देती हूँ। वेदर का मतलब होता है किसी भी जगह का, किसी भी लोकेलिटी का एक दिन का क्या वहाँ पे टेम्परेचर है, किस तरह का रेनफॉल होता है, यानी एक दिन की जो कंडीशन है ओवरऑल, उसको हम कहते हैं वेदर। और अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो एक लंबे समय का अगर हम एवरेज निकाल दें, यानी एक लंबे समय के वेदर को हम ऑब्ज़र्व करें, जैसे मान लो हमने जून में शुरू किया, 1 जून को, 1 जून, 2 जून, 3 जून, इस तरह से पूरे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे हमने कई महीनों का निकाल लिया, और इस कई महीनों के वेदर को हमने सम करके उसका एवरेज निकाला, तो उसे हम कहेंगे क्लाइमेट, ठीक है। तो वेदर होता है किसी भी पर्टिकुलर डे की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। क्लाइमेट है वहाँ पे टेम्परेचर, सॉरी क्लाइमेट नहीं, वहाँ पे टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, तो उसे हम कहेंगे वेदर। जैसे हम कहते हैं आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, आज सुहावना मौसम हो रहा है, या आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम एक दिन की बात कर रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ समय की बात कर रहे होते हैं, तो ये दिखाता है वहाँ का वेदर। और अगर हम ये बात करें कि इंडिया जनरली ऐसी कंट्री है जहाँ पे गर्मी होती है, या कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जनरली अच्छा मौसम रहता है, वहाँ पे सर्दी होती है, टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, तो हम ओवरऑल कई महीनों या एक लंबे पीरियड की बात कर रहे होते हैं। तो जब हम एक लंबे पीरियड की वेदर कंडीशन का एवरेज निकालते हैं तब वो बन जाता है क्लाइमेट, ठीक है। तो वेदर और क्लाइमेट में ये डिफरेंस है कि वेदर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है जबकि क्लाइमेट एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, काफ़ी इजी हैं, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।